ठीक है, मैं इस मामले को एक दफा फिर देख लेता हूँ। ठीक है अंकल, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। बेटा मेरी एरोल से बात कराना जरा। बाबा, मैंने कंपनी के माली हालात देखे हैं, सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। एरोल ने कही है ना तुमसे ये बातें? नहीं तो उसने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं कितना मोहतात रहता है वो, कंपनी के सारे हालात से वाकिफ है वो। इस कंपनी के माली हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लें तो। क्या मतलब हासिल कर ले? यानी अगर हिदायत पर अमल कर लिया तो। हिदायतनामा तो हमारे पास है बाबा, फिर क्या मसला है? ये काम सिर्फ हिदायतनामे के मुताबिक नहीं हुआ करते। जिसे तुम टेंडर कह रही हो, ये एक बहुत पुरानी जंग है और इस जंग के 4 घुड़सवार हैं जिनका नाम तुमने अभी लिया था। क्योंकि इस टेंडर की तमाम शराइत बिल्कुल जंग के उसूलों की तरह है। कैदियों पर जुल्म नहीं किया जाता और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार बेईमानी है। ये तो सिर्फ काम है बाबा, इसमें जंग कैसी? ये सर्वाइवल की जंग है। या तो वो तुम्हें खा जाएंगे या फिर तुम उन्हें। अगर ऐसा है तो हम खा जाएंगे उन्हें। जो एंड तक जिंदा रहेगा वो भेड़िया सब कुछ खा जाएगा। मेरे प्यारे बाबा जान, जब तक आप सलामत है ना बाबा, तब तक कोई नहीं खा सकता हमें। मैं जरा अंकल के पास से होके आती हूँ। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, बाबा, बाबा। कल मैं अदालत की सुनवाई में जाना चाहती हूँ। तुम्हें वहां जाने से सिर्फ तकलीफ ही होगी मेरी बच्ची। इस पहली सुनवाई को हो लेने तो दो, देखते हैं इसमें क्या करते हैं वो, उसके बाद चले जाना। मैं सुनना चाहती हूँ अंकल, जानना चाहती हूँ कि मेरे बाबा ने उसका क्या बिगाड़ा था आखिर। तुम्हारा वहां जाना बेहतर नहीं होगा, वहां जाकर तुम और अपसेट हो जाओगी। वो सब दरिंदे हैं, वो नॉर्मल इंसान हरगिज नहीं है। जाहिर है अफसोस तो होगा ना मुझे। मेरे बाबा से आखिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती थी? ऐसा मेरे बाबा ने क्या किया था कि उनको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? अंकल, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे मालूम नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बाबा और आपकी, मेरा मतलब है कि कोई खुफिया बिजनेस या मशकूक ताल्लुक या फिर कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं बेटा, हमारे काम में कोई राजदारी नहीं है। अच्छा, फिर ये जो दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं, क्या इन्होंने कुछ ऐसा मांगा था जो हमने नहीं दिया? नहीं बेटा, हम लोगों से कोई क्या चाहेगा। मैं भी सबकी तरह ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो क्या चाहती है। आपको पता ना हो और बाबा को धमकी दी हो किसी ने? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर फलां चीज नहीं की या नहीं दी तो बेटी को मार डालेंगे। नहीं,
उन्हें पैसों से प्यार है, उन्हें धमकाने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्होंने हिरासा करने की कोशिश की या कोई गलत कदम उठाया तो हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। फिर बाबा को किसने और क्यों मार डाला आखिर? मेरा भाई एक मुहिब्बे वतन ईमानदार ताजिर था। दहशतगर्द खुश होंगे अपने हाथों पर लगा खून देखकर। उन्हें इत्मीनान हो रहा होगा जो लोग भी उनसे काम ले रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है ये सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के भी दुश्मन हैं। ये आदमी ठीक तो कह रहा है। हम अब भी उस खानदान की बातें क्यों सुन रहे हैं? वो तो हमारा साथ दे रहे थे, इसलिए उन्होंने एक जान खो दी। कानून यह है कि सुनते वक्त सिर्फ सुना जाए, कोई राय हरगिज ना दी जाए। फौलाद भाई अभी तक बाहर नहीं आए। अगर वो आए होते तो मैं यहां होता। यहां के अलावा जा भी कहां सकते हो तुम? तौबा तौबा। भाई फिर से वही कैसेट देख रहे हैं ना? कैसेट नहीं है, वो डीवीडी है। डीवीडी? फिर वही फजूल बात। ऐसे बता रहे हो जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। मुझे बस भाई की फिक्र है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान 40 दिन तक बार बार एक ही वीडियो देखे जा रहा है जिसका कातिल अभी तक पकड़ा ही ना गया हो। हद है। 24 जनवरी 1993 प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ऑक्साय अपने ही घर के सामने एक जानलेवा हमले में मारे गए। 7 मार्च 1990 मशहूर सहाफी उर मुमजू अपने घर के सामने एक बम धमाके में मारे गए। 2 जुलाई 1993 एग्जीक्यूटिव एडिटर चेतन इमेज अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर समेत मारे गए। 2 जुलाई 1993 मदिमाग होटल में आग लगने के बाइस 35 लोगों की जान चली गई। 17 फरवरी 1993 साबिक कमांडर एशरफ बितलिस का जहाज तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। 17 अप्रैल 1993 मुल्क के 7वें सदर तुर्गुत ओजाल इंतकाल कर गए। वो 1988 में एक कातलाना हमले से बाल बाल बचे थे। मरहूम के घर वालों का कहना है कि कसरत करते हुए दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। 9 जनवरी 1996 मशहूर बिजनेसमैन उज़दिमिर सबांजी पर कातिलाना हमला हुआ और इस हमले में 3 लोग अपनी जान से चले गए। 25 अगस्त 2001 मशहूर बिजनेसमैन उज़ैर गारी अयूब सुल्तान कब्रिस्तान में खंजर के वार से अपनी जान खो बैठे। 20 नवंबर 2003 महज 5 दिनों के फर्क से इस्तांबुल के 2 सिनागोग, लेवेंट की एक बैंक की ब्रांच और बरतानवी एम्बेसी की बिल्डिंग पर बम से हमले हुए। इन चारों हमलों में 61 अफराद हलाक हुए। 21 अक्टूबर 1999 चारी तोरोस के कत्ल को 40 दिन गुजर गए। कल अदालत में पहली सुनवाई पर महमूद गुंदूदू और एजान कारा अदालत के सामने पेश होंगे। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक एजान कारा कोर्ट में पेश होने से इनकार कर देंगे, जबकि तफ्तीश करने वाले अफसरों का ये कहना है कि तोरोस के कत्ल के केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्या खाक पेशरफ्त हुई है? इनके पास कोई ठोस सबूत तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत चाहता हूं इस वक्त फोन किया। एक बहुत जरूरी मामला है जिस पर बात करनी है आपसे। मैं बताता हूं तुम्हें, गौर से सुनो पुरमुस। इस मामले को हल करने की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाएगी। हम पर क्यों डाली जाएगी? अरे यार, सब कुछ वाजे तो है। किसने किया, किसने ये ऑर्डर दिया, ये कम्युनिस्ट टेररिज्म है। तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ? मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें? क्यों फजूल बकवास किए जा रहे हो? जो मुंह में आ रहा है बकते चले जा रहे हो। बेहतर है कि खामोश रहो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इस लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन को आखिर जरूरत ही क्या पेश आई है कि वो किसी ताजिर को गोलियां मारकर चला जाए? तैयारी करो परमस। ठीक है भाई। कहां जा रहे हैं भाई? मैं भी चलूं क्या? अब्दुल हई और मैं माती को फोन करो, तुम तीनों यहीं रुकोगे। भाई जैसा आप कहें। अल्लाह मुबारक करे भाईजान। 3 यार एक बार फिर से साथ होंगे।
तशरीफ लाइए सर। शाम बखैर। इस तरफ सर। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं। बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त मुझे टाइम दिया। कैसी बातें करते हो? चलो आओ बैठते हैं। मैं बहुत अरसे से इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। आपको तो मालूम है मैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत कदम उठाना चाहता हूं, लेकिन इजाजत नहीं मिलती मुझे। इजाजत की बात नहीं है, कुछ बातों पर तुम पूरा नहीं उतरते। तुम जो काम करने की बात कर रहे हो, तुम जानते हो ना 23 साल से ये सरजमीन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। मेरे ख्याल से अगर तुम इन दहशतगर्दों को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इसे ठीक करने में भी उतना ही वक्त लगेगा। मैं अपने इरादे से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। मैं अपने वतन की खिदमत करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। तुम और तुम्हारे इदारे पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है और मुझे यकीन है कि तुम आइंदा भी ऐसा ही करते रहोगे। और तुम्हें मालूम है कि इस मुल्क के 23 साल तक दहशतगर्दी का शिकार रहने की वजूहात क्या हैं। हमारा मुकाबला सिर्फ मुट्ठी भर लुटेरों से नहीं है, बल्कि हमारी जंग उनसे है जो दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं और उनकी पुष्टपनाही करते हैं। और इस दहशतगर्दी के बलबूते पर इस मुल्क और इसमें बसने वालों को बर्बाद करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ दहशतगर्दों से ही निपटना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें भी खत्म करना चाहता हूं जिनके हाथ में इनकी डोर है, जो इन्हें पालते हैं और सपोर्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भी खत्म करना चाहता हूं मैं। तुम्हारे साथ हूं आखिरी दम तक। बताओ क्या करना है मुझे? पिछले जमानों में अफवाज की मदद से मुल्कों को फतह किया जाता था, लेकिन आज ऐसा हरगिज नहीं है। जबकि आज के दौर में एक बहुत बड़ी नफरी और ऐसे हथियार जो दुश्मनों को डराने के काम आए, आज इन सब की जगह इन्वेस्टर्स ने ले ली है। इन्वेस्टर्स के जरिए किसी भी मुल्क पर कब्जा किया जा सकता है, एक एक करके असासों पर कब्जा किया जा सकता है। इस तरह आप काबिज नहीं, मुहाफिज कहलाओगे। गुज़िश्ता 20 सालों की बात करूं तो तमाम पब्लिक इवेंट्स में होने वाले सभी कातिलाना हमलों को बहुत गौर से देखा है मैंने। हर एक वाकये ने इस मुल्क की सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया। और पिछले महीने ही एक और कत्ल का इजाफा हुआ है इस सीरीज में। मुझे जो मालूमात मिल सकी हैं उनके मुताबिक वो एक ईमानदार और करप्शन से पाक और इस मुल्क के लिए अच्छा सोचने वाला कामयाब बिजनेसमैन था। इस कत्ल की वजूहात क्या रही? तहकीकात चल रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तमाम वाकयात के पीछे महज एक मखसूस इदारे का हाथ है। यह जरूर एक दहशतगर्द तंजीम है। सदर का मुंतखब होना, आम इंतखाबात, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप और टेंडर्स वगैरह। क्या हम इस मौजूदा इराक और ईरान के मसले के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? बताइए। ये लोग तुर्की को इन मामलात में उलझाना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी बात वसूख से नहीं कह सकता। इस दहशतगर्दी की वजूहात क्या है मैं कुछ नहीं जानता। सर, मैं आपसे बस ये चाहता हूं कि इन तमाम मर्डर्स को पीएसओ के इख्तियार में देने की मंजूरी दे दें। तुम्हारा इदारा, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं कातिल से तफ्तीश करना चाहता हूं। देखो, ये मामला तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तो क्या आपके इख्तियार में है? मुझे इजाजत दिलवा सकते हैं आप? ये मुमकिन नहीं। बहुत जरूरी है, सिर्फ आधा घंटा चाहिए मुझे। औलाद अलमदार, वो आदमी इस वक्त जेल में है। बताओ मुझे किस हैसियत से तुम्हें वहां भेजूं ताकि तुम उससे तफ्तीश कर सको। अगर मैं नहीं जा सकता तो वो तो आ सकता है। तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। इस बारे में अगर किसी को पता चला या फिर तुम पकड़े गए तो याद रखना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगा। ठीक है, राजी हूं मैं।
बहुत शुक्रिया आपका। मैं सच कह रहा हूं भाई, हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते। हमें ऑपरेशन शुरू करना है। किस दिन की छुट्टी? ये खुशफहमी में है, पता नहीं कैसा ऑपरेशन। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है अब्दुल हई, हम तीनों को यहीं पर रुकने के लिए कहा था। अरहान, साफ साफ बताओ, तुम्हें भाई ने कहा क्या था? उन्होंने कहा था हमें यहीं होना चाहिए, मैं और आप दोनों। इन सब बातों का एक ही मतलब है, हमें ऑपरेशन पे जाना है। पुरमुस, तुम जा सकते हो। भाई, हमारी लड़ाई किससे है? कैसी लड़ाई में माती? क्या मतलब है? कोई लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ कत्ल के इस मामले को हल करना चाहता हूं। आखिर हमारे लोगों को कौन कत्ल कर रहा है, वजह क्या है? मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है। ऊर मुमजू को किस लिए मारा गया? औजाल पर कातिलाना हमला क्यों हुआ? उस दमीर समांजी, उस जहर गरी, HSBC का धमाके से उड़ जाना, स्टेट काउंसिल पर हमला और हैरान दिंग पर हमला, इनका मकसद क्या है? हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। जब भी हमें ख्याल आया कि हम खतरे से बाहर हैं, तो उसी वक्त ऐसा उलझा हुआ मामला आया कि हम पहचान ही नहीं सके कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। हर तरफ जाल बिछा है, हर तरफ घात लगी है। शेर को कभी साजिशों से डर लग सकता है क्या? गिरफ्तार डिफेंडेंट महमूद गुंदोदू को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में लाया गया है, जबकि दूसरा डिफेंडेंट एरजान कारा गैर हाजिर है। ओपन ट्रायल शुरू किया जाता है। हमने इस मुल्जिम की शनाख्त शुरू कर दी है। महमूद गुंदोदू, आपके वालिद का नाम? अहमद। हम और इंतजार करेंगे। लो, वो आ गए। आप सब लोग बाहर तशरीफ ले जाएं। आप हमारे डिफेंडेंट की तस्वीर नहीं ले सकते। लेकिन हम तफसीलात जानना चाहते हैं। मेरे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, आप लोग बाहर चले जाएं। इन सबको बाहर ले जाइए। इंतजार की भी एक हद होती है। और इंतजार करो। हद हो गई, ये लोग हमेशा से ही ऐसे ही करते हैं। ऑफिसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस मुझे एक तस्वीर लेने दें। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। आप हद से आगे ना बढ़ें। जा सकती हैं। यही हमारा आदमी होना चाहिए। हम समझते हैं कि इल्जामात में कहीं कमी रह गई थी। ये इल्जामात उस वक्त लगाए गए थे जब कातिल का पता ही नहीं था। तुमसे पहले तो वो शख्स है जिसने ट्रिगर दबाया था, लेकिन यहां इसकी हैसियत मामूली प्यादे से ज्यादा नहीं। अदालत आलिया का फर्ज है तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस झूठ को बेनकाब करें जब तक हम असल मुजरिमों और उनके मुहर्रिकात को तलाश करने में कामयाब नहीं हो जाते। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, न जाने तुर्किया में कितने कत्ल के मुकदमात हैं जो आज तक हल नहीं हो सके हैं। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ऐसे सफाक और दरिंदा सिर्फ मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ जज साहब? सॉरी, मैं समझता हूं कि मेरी क्लाइंट कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है। क्या तुमने जिंदगी में कभी मेरे बाबा की आवाज सुनी थी? उन्होंने कुछ कहा था तुम्हें? उनसे बात की थी? तुम जानते थे उन्हें? नहीं, लेकिन अपने बयान में तुमने ये कहा कि वो इसी तरह से मरने के लायक थे। वो इस माशरे के दुश्मन थे। क्या इंसान किसी को कत्ल करके उसी को गुनाहगार कहने का मजाज होता है क्या? इससे घटिया कुछ और हो सकता है क्या?
मोहतरमा, आप इस वक्त अदालत में हैं, जरा तहम्मुल से बात कीजिए। माजरत चाहती हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है। एक इंसान किसी दूसरे को कत्ल करने के बाद उस कत्ल पर फख्र महसूस करे तो इसे क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि किसी को मार डाला और फिर ये कह दिया कि ये वतन के लिए, ये मेरे मुल्क की खिदमत के लिए है, इस सरजमीन के लिए। ये तो सब छोड़ दो, अपने खानदान के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया है आज तक? ठीक कहा, कुछ नहीं किया जिंदगी में, लेकिन अगर तुम्हें भी मार दिया होता तो शायद मैंने कुछ किया होता। बकवास बंद करो। रुके, पहले डिफेंडेंट को जाने दें। मिस साहू। जी कहिए। आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं। हमें चलना चाहिए। चले चलते हैं। आप दूसरी गाड़ी में बैठे, मुजरिम को मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन कमांडर, जैसा कहा है वैसे ही करो। क्या कर रहे हो? कहां ले जा रहे हो मुझे? मुंह बंद करो, चलो। तुम क्या करना चाह रहे हो? आखिर मुझे कहां लेकर जा रहे हो? बताओ मुझे कहां ले जा रहे हो? चलो। छोड़ दो मुझे। मुझे मिल गई बड़ी खबर। अपना कैमरा दोगी मुझे जरा? मारना चाहते हो मुझे? अगर तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगे तो कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा कैमरा वापस करो, मुझे जाने दो। रुक जाओ, कैमरा चेक करने के बाद जाने दूंगा। देखो लड़की, ना तुमने मुझे देखा और ना मैंने तुम्हें। ना तुमने फोटोज ली और ना ही मैंने कैमरे में देखी। ना मैं तुम्हें जानता हूं और ना ही तुम मुझे। समझ गई ना मेरी बात तुम? जो तुमने किया ये जुर्म है। मेरी आंखों में गौर से देखो। क्या तुम्हें लगता है कि जुर्म करते वक्त मुझे कोई खौफ आता होगा?
कत्ल करने के ऑर्डर्स किससे लिए तुमने? ये सारे कत्ल मैंने अपनी मर्जी से किए हैं ताकि मुझे आजादी का परवाना मिल जाए। मैंने पूछा ऑर्डर्स किसने दिए? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें प्लाजा तक का रास्ता भी मालूम है क्या, जो तुम इस तरह आजादी की बातें कर रहे हो? वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हम तुम जैसे लोगों से हिसाब लेंगे। तुम्हारी बारी भी आएगी। जान ले लूंगा तुम्हारी। बुज़दिली मत दिखाओ, एक मर्द की तरह जवाब दो मेरे सब सवालों का। किसने ऑर्डर दिया तुम्हें? जल्दी चलो। मुझे समझ नहीं आया तुमने उस रिपोर्टर को छोड़ क्यों दिया? तुम्हें हर बात की तफसील बताना जरूरी है क्या? ठीक है भाई, अब वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। वो किसी को कुछ नहीं बता सकती, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ, जुबान नहीं। ठीक कहा मेहमाती भाई, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक बात बताओ, वो हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन से क्यों भागा? भाई अब क्या मैं आपसे किसी भी बारे में बात नहीं कर सकता? और कितनी देर लगेगी? 5 मिनट से भी कम। तुम जैसे ही इशारा करोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, कोई यहाँ कदम नहीं रखेगा। फिर पोलाद भाई उससे पूरी रात पूछगछ कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, कोई मसला ना हो बस। अरजान खुद कोर्ट में क्यों नहीं आया? और तुमसे मिलने भी नहीं आया? तुम्हें कोई पैगाम तो भिजवाया होगा उसने। तुमसे क्या कहा होगा अच्छी तरह जानता हूं मैं। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम शेर हो, बहादुर हो, निकाल लेंगे तुम्हें यहां से, फिर यूरोप जाके आजादी की जिंदगी जी सकोगे, है ना? तुम कुछ नहीं उगलवा सकते। छोड़ो यार, दफा करो इन्वेस्टिगेशन को। मुझे यह बताओ कि तुम बेवकूफ कैसे बन गए? गोली चलाने वाला अरजान तो था नहीं, कोई रास्ता निकाल के उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन तुम जो इस वक्त यहां पर मुझसे मिल रहे हो, तुम तो गए। इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ हमारे दरमियान है, ठीक है? जी सर, समझ गया। तुम्हारी महबूबा कहाँ है? कोई महबूबा नहीं है मेरी। जाहिर है, कोई दहशतगर्द ऐसा क्यों करेगा? वरना हर चीज फिदा करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी तो यहीं खत्म। सलवी पर दिलहार बैठे तुम, है ना? मोहब्बत हो गई तुम्हें उससे। तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाली वही तो है, कर भी क्या सकते थे, दिल का मामला है। तुमने उसके सामने हीरो बनने के लिए सब काम किया ना, सलवी की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें कहा गया था कि तुम दोनों को मार दिया जाएगा। तो तुमने सोचा कि तौरोस को मार के दोनों यूरोप चले जाओगे अपनी जिंदगी गुजारने। क्यों, ऐसा ही है ना?
ऐसा नहीं है। अर्जान, तुम्हें समझ गया था कि तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें क्या लगता है अर्जान सल्वी को छोड़ देगा या वो तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हारी तंजीम के साथ गद्दारी करने की सजा मौत है ना? सल्वी हमला है ना? गाड़ी स्टार्ट करें भाई। ठीक है एरन। मेमाती भाई, हम तैयार हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब्दुल भाई, हम रास्ते में हैं। चलो। लानत है। रुक जाओ। उनसे कहो चलते रहें, रुके नहीं। आगे बढ़ते रहना। ये हुई ना बात, मिल गई असल चीज। अब सही है। भाई, उसने कुछ बताया? एक हिटमैन के पास बताने के लिए क्या होगा अब्दुल भाई, लेकिन हमने उसे पकड़कर फंसा दिया है। ये लड़की यहां क्या कर रही है? कौन लड़की? वो रिपोर्टर। क्या उसका पीछा करना है? कुछ करना होगा। ये लड़की पहले भी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर चुकी है।